कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको आतंकवाद के बारे में बताऊंगी। भारत वर्तमान समय में गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, समानता के साथ साथ आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें आतंकवाद सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो पूरी मानव जाति को प्रभावित कर रहा है। यह बहुत ही डरावनी बीमारी है जो लोगों को मानसिक और बौद्धिक स्तर पर प्रभावित कर रहा है, चाहे वह छोटे देशों में हो रहा हो जैसे आयरलैंड, इजराइल आदि, या फिर बड़े देशों में यूएस, रूस आदि में। ये दोनों ही तरह के देशों चुनौतियों के रूप में हैं। अपने कुछ राजनीतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आतंकवादी अर्थात परेशान लोगों के समूह के द्वारा हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग आतंकवाद है। आज यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवाद का कोई नियम कानून नहीं होता है। वो केवल अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही आतंक को हर जगह फैलाने के लिए निर्दोष लोगों के समूह या समाज पर हमला करते हैं। उनकी मांगें बेहद खास होती है। जो वह चाहते हैं उसी को पूरा कराते हैं। यह मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा है। वे कभी भी अपने दोस्त, परिवार, बच्चों, महिला या बूढ़े लोगों के लिए समझौता नहीं करते। ये लोगों पर गोलियां चलाते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं और दूसरी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। देश में अलग अलग नामों के साथ कई सारे आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा आतंकी समूह प्रशिक्षित किए जाते हैं। यह एक बीमारी की तरह है जो नियमित तौर पर फैल रही है और अब इसके लिए कुछ असरदार उपचार की जरूरत है। हमें इसे जड़ से समाप्त करने के बारे में सोचना होगा। मानव मस्तिष्क से असाधारण आतंक को हटाने के साथ ही इसके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमें एक मजबूत नीति बनानी चाहिए। आतंकवाद अपने सकारात्मक परिणामों को पाने के लिए हिंसात्मक तरीका अपनाता है। आतंकवाद एक हिंसात्मक कुकृत्य है जिसको अंजाम देने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी कहते हैं। यह राष्ट्र को उचित विकास से कई वर्ष पीछे कर देते हैं। इस कार्य में देश के कुछ अमीर व कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों का साथ देते हैं जिससे आतंकवाद को बल मिलता रहता है। इसका परिणाम यह है कि वह हमारे ही देश में हमारे ही पैसों से फलता फूलता है और हमारी जड़ों को कमजोर करता रहता है। इसलिए इसको पनाह देने वाले हर उस व्यक्ति को कठोरतम दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। तब जाकर हम कहीं आतंकवाद को कमजोर और समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुई आतंकवाद की बात। चलिए अब मैं आपको संप्रदायवाद के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले संप्रदायवाद क्या है यह जानना आवश्यक है। संप्रदायवाद का अर्थ दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांगे रखना और अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना है।
संप्रदायवाद की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला है, यह अंधविश्वास पर आधारित है, उदाहरण के लिए रूढ़िवाद जैसे। और दूसरा है, यह असहिष्णुता पर आधारित है। यहाँ असहिष्णुता का अर्थ अन्य जाति, धर्म और परंपरा से जुड़े व्यक्ति के विश्वासों, व्यवहार व प्रथा को मानने की अनिच्छा है। और तीसरा है, यह दूसरे धर्मों के प्रति दुष्प्रचार करता है। चौथा है, यह दूसरों के विरुद्ध हिंसा सहित अतिवादी तरीकों को स्वीकार करता है। सांप्रदायिकता की समस्या के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला है, धर्म की संकीर्ण व्याख्या। धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों को धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या सांप्रदायिकता का कारण है। दूसरा है, सामाजिक मान्यताएं। विभिन्न संप्रदायवादी धार्मिक मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न हैं, जो परस्पर दूरी का कारण बनती है। छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। तीसरा है, राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। चौथा है, सांप्रदायिक संगठन। कुछ सांप्रदायिक संगठन अपनी संकीर्ण राजनीति से लोगों के बीच सांप्रदायिकता की भावनाओं को भड़काकर अपने आप को सच्चा राष्ट्रवादी बताते हैं। पांचवा है, प्रशासनिक अक्षमता। सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी-कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संप्रदायवाद का लोकतंत्र पर प्रभाव। देश में सांप्रदायिकता के निम्न दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है, राष्ट्रीय एकता बाधित। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के सभी लोग एक होकर रहें, जबकि सांप्रदायिकता देश की जनता को समूहों तथा सांप्रदायिकता में बांट देती है। दूसरा है, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रभावित। सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाए जाने वाले अफवाहों व गड़बड़ी से देश की शांति भंग हो जाती है। तीसरा है, वैमनस्यता को बढ़ावा। और चौथा है, विकास में बाधा। सांप्रदायिक दुर्भावना के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे होने से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और समस्त विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं। और पांचवा है, भ्रष्टाचार में वृद्धि। उच्च अधिकारी और राजनेता सांप्रदायिक आधार पर अनुचित एवं अवैधानिक कार्यवाहियों में संलग्न व्यक्ति का ही पक्ष लेते हैं। इतना ही नहीं, नौकरियां एवं अन्य प्रकार की सुविधा देने में भी सांप्रदायिक आधार पर विचार करते हैं। इससे उनका नैतिक पतन होता है और भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। तो अब आगे बढ़ते हुए सांप्रदायिकता के कारण। सांप्रदायिकता के 5 कारण हैं, जिसमें से पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है प्रशासनिक कारण, चौथा मनोवैज्ञानिक कारण और पांचवा है मीडिया संबंधी कारण। इन सामूहिक कारणों की प्रवृत्ति हमें सांप्रदायिक हिंसा के रूप में समय समय पर देखने को मिलती है।
देश में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधी कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला है वर्ष 1947 में भारत का विभाजन। दूसरा है वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे। और तीसरा है वर्ष 1989 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का निष्कासन। और चौथा है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद। और पांचवा है वर्ष 2002 में गुजरात के दंगे। और छठा है वर्ष 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे इत्यादि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सांप्रदायिकता का परिणाम। इसमें से पहला है सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित परिवारों को सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजन, यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। दूसरा है सांप्रदायिकता समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करती है। तीसरा है सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इससे देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। चौथा है सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं। वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर देखी जा रही है। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फिर किसी आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी एवं सच्ची निष्ठा के साथ करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाद पे कि जातिवाद क्या है। तो सबसे पहले जातिवाद क्या है, इसकी परिभाषा भी सीमित नहीं है। जातिवाद शब्द के भीतर जो स्वार्थ छुप कर बैठा है वह भी इसे एक शब्द में ही अच्छे से समझा सकता है। वास्तव में जातिवाद जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह ही इसकी दिशा को मोड़ देते हैं। जाति का अर्थ है वह समुदाय जो आपस में आर्थिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ हो, और वाद का मतलब कोई व्यवस्थित मत या सिद्धांत जिसकी अधिकता कब हो जाती है पता नहीं चलता है। ऐसे में जाति प्लस वाद से मिलकर बना या जातिवाद शब्द किसी एक समुदाय विशेष को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अलग तरीके से प्रभावित करता है, और अब राजनीति में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। इसी कारण शायद भारत जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश में भी जातिवाद को इतना पोषण मिल रहा है। काका कालेकर के शब्दों में जातिवाद शक्तिशाली पक्ष द्वारा की जाने वाली वह अंधाधुंध अवहेलना है जो कि स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक तत्वों जैसे समानता, भाईचारे को खत्म करती है।
जबकि के.एम. पडिक्कर के शब्दों में जातिवाद किसी जात या उपजात की वो ईमानदारी जो कि राजनीति में अनुवादित हो चुकी है। जातिवाद या जातीयता एक ही जाति के लोगों की भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना और हनन करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रभावना के आधार पर एक ही जाति के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य जाति के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं जातिवाद के कारण। तो इसमें सबसे पहले है अपनी जाति के सम्मान की रक्षा। अपनी जाति के सम्मान की रक्षा के अंतर्गत हम थोड़ा सा आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के लिए जन्म से ही गौरवान्वित रहता है। इस कारण अपनी जाति के प्रति समर्पण भाव में वह इतना आत्मलीन हो जाते हैं कि मानवता की सभी मर्यादा तक भूल जाते हैं और यही वर्ग शोषक का वर्ग बन जाता है, जबकि शोषित वर्ग अपने दिए गए कर्म के साथ ही जीवन यापन करके हमेशा के लिए दबा रहना चाहता है। दूसरा है अंतरजातीय विवाह। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं, किसी भी समुदाय में ये परंपरा की शादी अपने समूह से बाहर नहीं करनी है, जातिवाद को और प्रबलता प्रदान करती है। इसके कारण सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही संकुचन नहीं आता, बल्कि किसी जाति का जीन पूल भी सिमट कर रह जाता है और जीन्स में विविधताएं नहीं आ पाती। तीसरा है शहरीकरण। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं, गांवों में रोजगार की कमी के चलते काफी जनसंख्या शहरों में बसने लगी, लेकिन वहां जातीय भिन्नता के चलते जीवन यापन और संवाद में मुश्किल होने लगा। ऐसे जातिवाद को और भी बल मिला और वो लोग जो भिन्न भिन्न गांवों के थे एक ही गांव के होने के कारण साथ साथ रहने लगे। चौथा है सामाजिक दूरी। वो जातियां जो खुद को दूसरों से बेहतर समझती थीं, वो अन्य जातियों से दूरी रखने लगी, जिस कारण छुआछूत और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी और जातिवाद न केवल इन जातियों में बल्कि उस वर्ग में भी प्रबल होने लगा जो इस असमानता का शिकार हो रही थी। और पांचवा है अशिक्षा और अवसरों की कमी। जिन जातियों ने शक्ति हासिल कर ली वो स्थिति होती चली गई, लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी थी उस पर से उच्च जातियों का अत्याचार भी होता था। वो भी अपनी जाति और जातिवाद का महत्व समझने लगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जातिवाद को दूर करने के उपाय। भारत में जातिवाद को जन्म देने वाली कुप्रथा जाति प्रथा है, जिसे एकदम तो समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इस दिशा में निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला है जिसमें से अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। दूसरा है जाति सूचक उपनामों पर प्रतिबंध। तीसरा है जातिगत आधार पर होने वाले चुनावों पर प्रतिबंध। और चौथा है जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रति प्रचार प्रसार। और पांचवा है समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता को समाप्त करना। तो ये तो हुई बात जाति प्रथा की। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा
तो अब जो है अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।